Welcome guys. Today we move to synthesis. Synthesis का अर्थ क्या होता है? Synthesis means combine the sentences. जब हम सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं, इस प्रकार 3 प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहती है। नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक मेन क्लॉज और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जो नाउन का काम करती है तो नाउन क्लॉज कहलाएगी, एडजेक्टिव का काम करेगी तो एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको आप रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और अगर एडवर्ब का काम करेगी तो एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज के साथ आती हैं और एक सेंटेंस बनाती हैं। नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस, इसमें एक मेन क्लॉज होती है और शेष जो है उसके समकक्ष क्लॉज होती है। अगर मैं कहूँ दूसरी क्लॉज क्या होगी, उसकी दोस्त होती है, उसके समकक्ष होती है, उस पर निर्भर नहीं होती है, उसका अर्थ पूरा पूरा निकलता है। और इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उसमें 4 कंजक्शन की बात कर देता हूँ मैं आपको। नंबर 1 एक जैसी बातें अगर हैं तो वो क्या होंगी, किससे जुड़ेंगी? एंड से। भले और भी कंजक्शन है, आप एक याद रखो बस, एंड। अगर विरोधाभासी बातें होती हैं, है ना, वह धनी है लेकिन कंजूस है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, उसने मेहनत करी वह फेल हो गया, तो ऐसे वाक्य जहाँ पर होंगे तो वह बट से जुड़ेगा। किस में कह रहा हूँ मैं? एक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ आपको। नंबर 1 क्या कहा मैंने? एक जैसी बात है एंड से, और ऐसी जो एडवर्ब जो बातें होती हैं वो बट से। अगर विकल्प चुनना हो, जल्दी जाओ रेलगाड़ी मिस हो जाएगी, क्या मतलब है इसका? जल्दी जाओ अन्यथा रेलगाड़ी छूट जाएगी, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो जब विकल्प होता है तो वहाँ पर क्या लिखोगे? और। आप एक ही याद रखो, उन्हीं को उसके साथ अदरवाइज भी आ सकता है, आइदर और, नाइदर नॉर भी आ सकता है। तुम एक ही याद रखो, और अगर 2 वाक्यों में एक में काम हो रहा है, उसका प्रभाव दूसरे वाक्य में जा रहा है तो सो। अब सो के साथ देयरफॉर भी आ सकता है, हेंस भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है, लेकिन आप सो याद रखो। तो 4 बताओ, एंड, बट और सो। इनसे कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ये भले ही आपको ये डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको। तो 3 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। अंडरस्टैंड? अब आज हमको क्या दे रखा है, मैं स्टेप नंबर 3 में बता रहा हूँ आपको, बाय यूजिंग कंजक्शन। तो भाई कंजक्शन का प्रयोग करके तो आप केवल सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप केवल सिंपल सेंटेंस बना सकते हो, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आप केवल सिंपल सेंटेंस बना सकते हो, जेरेंड का प्रयोग करके आप केवल सिंपल सेंटेंस बना सकते हो, कंजक्शन का प्रयोग करके आप केवल सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन कंजक्शन के प्रयोग से जरूरी नहीं है, कंजक्शन तो सभी में आएगा, कॉम्प्लेक्स में भी आएगा, कंपाउंड में भी आएगा। ये जो मैं कह रहा हूँ जनरली तब आएगा जब 2 सब्जेक्ट को आप जोड़ दोगे। राम और मोहन, काम एक ही हो रहा है दोनों का, राम ने भी खेला, मोहन ने भी फुटबॉल खेला, तो राम और मोहन ने फुटबॉल खेला। यहाँ पर तो सिंपल सेंटेंस हुआ। अब कहीं पर कार्य जो है अलग अलग हो रहे हैं, तो उन 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकता है, कंपाउंड भी बन सकता है। अभी मैंने बताया तो से आपको एंड, बट और सो। तो यहाँ पर सिंपल भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, कंपाउंड भी बन सकता है। चलिए हम सेंटेंस से समझते हैं। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। वह पुअर है, गरीब है, वह ईमानदार है। ये एडवर्ब है, बातें विरोधाभासी बातें हैं। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस नहीं बन पाएगा हमसे। ये या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा या कंपाउंड।
कॉम्प्लेक्स भी अच्छा नहीं बनेगा इसका। ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं हम बढ़िया सा कंपाउंड सेंटेंस। अगर विकल्प दिया है बनाने को तो हम इसका सिंपली बना देंगे, कॉम्प्लेक्स भी बना देंगे, लेकिन उससे कोई खास अर्थ नहीं निकलेगा। कंपाउंड से इसका बढ़िया अर्थ निकलेगा। क्या है? वो गरीब है, वो ईमानदार है। कैसी बात है? एडवर्ज, विरोधाभासी बातें। देखो सिंपल तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसका सिंपल बना के बता देता हूं आपको। पहले ही यहां भी है, ही यहां भी है, इज यहां भी है, इज यहां भी है, कॉमन हो गया। तो ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, भाई ये कर सकते हैं, बन गया सिंपल। लेकिन आपने कहा साहब ये तो चलो ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स बताता हूं आपको। विरोधाभासी बातें हैं कहा आपने, तो विरोधाभासी बातों में क्या होता है? वहां ऑल्दो, दो, सिंस, एज, जस्ट एज। तो मुख्य शब्द जो है ऑल्दो और दो है। ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, तो भी, फिर भी वो ईमानदार है। तो भी, फिर भी हिंदी में तो हम बोलते हैं, अंग्रेजी में हम केवल इसका एक कॉमा लगा देते हैं। तो ऑल्दो ही इज पुअर, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले जब लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा आता है। एडवर्ब क्लॉज है ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। ऑल्दो ही इज पुअर, कॉमा, ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है, वो ईमानदार है। ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज ऑनेस्ट प्रिंसिपल क्लॉज, ऑल्दो ही इज पुअर एडवर्ब क्लॉज। तो ये दोनों मिला करके एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बना। अब मैं बताता हूं उसका कंपाउंड सेंटेंस। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर मेन क्लॉज बट ही इज ऑनेस्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ कोऑर्डिनेट शब्द आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट शब्द आता है। सबऑर्डिनेट का मतलब निर्भर करता है मेन क्लॉज पर। उसका अर्थ जब तक मेन क्लॉज नहीं बोलोगे तब तक समझ में नहीं आती है बात। और यहाँ पर दोनों क्लॉज जो हैं अपना पूरा अर्थ देती हैं कंजक्शन लगा के। तो तीनों बन गए। अब आपको कौन सा सेंटेंस अच्छा लगा? बनाना तो एक है हमने, और एग्जामिनर को प्रोवाइड, भले ही मैं आपको बता देता हूँ कि अंडे और सीडीएस इंग्लिश सिंथेसिस में जो क्वेश्चन होंगे उनमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू पैटर्न में आए होंगे और आंसर सही एक ही होगा, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं कराएंगे आपको। अगर उसने दे रखा है ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट और कुछ नहीं दिया है इसमें, बाकी अलग अलग टाइप के हैं जो मेल नहीं खा रहे हैं, तो आप कहोगे साहब ये तो सिंपल सेंटेंस बन रहा है, इसको हम राइट कर देते हैं। और वो जहाँ पर भी उसका ऑप्शन है ए बी सी डी, तो वो नीचे उसके आंसर आप बी या सी या डी या ए लिख दीजिए। अगर माना ये भी नहीं दे रखा, उसने दे रखा ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, तो आपने कहा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है भाई, ये सही है। तो आप उसका जहाँ पर भी विकल्प आ रहा है ए बी सी डी में वो लिख देंगे, वो सही उत्तर हुआ। माना ये दोनों भी नहीं दे रखे हैं। तीसरा ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, ये दिया हुआ है, तो आपने कहा भाई ये सही है। जहाँ पर भी ए बी सी डी में है उसका क्रमांक लिख दीजिए, ए या बी या सी या डी, और तीन के अलावा चौथा नहीं हो सकता इसका। जब आप इसको पढ़ोगे ढंग से अलग अलग तरीके से तो आप खुद ही समझ जाओगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके अंदर कि आप आंख बंद करके बना दोगे इसको, क्योंकि रूल्स आधारित है वो, सट्टा मारी नहीं होगी बिल्कुल भी। नहीं जी इसको ऐसा लगा देते हैं, इससे अच्छा तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो। तो क्या लिखूं आप ही बताइए। मुझे तो कॉम्प्लेक्स अच्छा लग रहा है इसका। अब जगह नहीं है, नहीं तो मैं 3 के 3 बना देता, लेकिन 3 आंसर आ सकते हैं इसके जो एमसीक्यू पैटर्न में आपके दिमाग में पहले ही ये बैठ जाएगा भाई इन तीनों में से जो दिया हुआ है मैं उसको लूँगा। तो मैं क्या लिखूँ इसको, तो कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ मैं। ऑल्दो ही इज पुअर
कॉमा ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ये क्या हो गया? यद्यपि वह गरीब है, वह ईमानदार है। ये कॉमा अगर आप हिंदी में कहोगे इसका मतलब होता है तो भी, फिर भी। तो ये हो गया प्रश्न। ये ही इज ऑनेस्ट मेन क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ऑल्दो ही इज पुअर सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब का काम कर रही है। नंबर 2, वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तेज भागो यू विल मिस द ट्रेन, आपकी गाड़ी छूट जाएगी। अब इसमें मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं कराता हूं, ये बनेगा कंपाउंड से अच्छा। तेज भागो विकल्प है, या तो तेज भागो या फिर गाड़ी छूटेगी। भाई एक बात समझ लो, वॉक फास्ट और की जगह में क्या आ सकता है? अदरवाइज। दोनों का अर्थ एक ही है, आपको जो टंग में अच्छा लगता है। मैं और लिखता हूं, वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। यू विल मिस द ट्रेन और यू विल मिस द ट्रेन पूरा अर्थ दे रहा है, इस पर डिपेंडेंट नहीं है प्रिंसिपल मेन क्लॉज पर। तो इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, इसको मेन क्लॉज कहेंगे। दोनों को मिला के जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। वॉक फास्ट और ये कंजक्शन है, यू विल मिस द, अब वाई छोटा होगा इसमें स्मॉल, यू विल मिस द ट्रेन। वॉक फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। एक सेंटेंस बना दिया आपने, कंजक्शन और लगाया। नंबर 3, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यहां पर भी विरोधाभासी बातें हैं। उसने कठिन मेहनत की, वह फेल हो गया। भाई जो कठिन मेहनत करता है वो तो फेल नहीं होता है, लेकिन वो सेंटेंस बता रहा है तो क्या कहोगे? कंट्रास्ट है। तो जहां पर कंट्रास्ट होता है, कंपाउंड तो बट से बनता है, यट से बनता है, स्टिल से बनता है, जिसमें हमने कहा एक ही शब्द याद रखो बट। और दूसरा कॉम्प्लेक्स बनता है क्या? कंट्रास्ट है तो क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में क्या आता है? ऑल्दो, दो, सिंस, जस्ट, एज। तो हम के लिए सबसे बढ़िया शब्द मानते हैं ऑल्दो को। ऑल्दो यद्यपि उसने कठिन मेहनत की, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, फिर कॉमा ही फेल्ड। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ऑल्दो ही वर्कड हार्ड फिर लिख देंगे बट ही फेल्ड। हिंदी में बोलते ना हम ऐसा, उसने कठिन, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की परंतु वह फेल हो गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या आता है? कंजक्शन एक ही आएगा। अगर दो कंजक्शन लगाओगे तो मेन क्लॉज कोई बनी ही नहीं, और बिना मेन क्लॉज के कोई सेंटेंस होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कॉमा लगेगा, ही फेल्ड मेन क्लॉज रहेगी। अगर आपने दोनों जो कंजक्शन लगा दिए तो कोई भी सेंटेंस आपका मेन क्लॉज रहा ही नहीं, दोनों डिपेंडेंट हो गई, आश्रित हो गई, तो वह सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और भले कॉलोकियल इंग्लिश में, कन्वर्सेशन में आप ऐसा बोल सकते हो, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन लिखते समय आप ध्यान रखें एक मेन क्लॉज जरूर होगी जो कंजक्शन से नीड्स प्रारंभ नहीं होगी, सब्जेक्ट से प्रारंभ होगी। ही ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, कॉमा ही फेल्ड। जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा रखते हैं। ऑल्दो he although he worked hard, अब यहाँ पर कॉमा रखोगे, कंजक्शन मत रखिएगा, ध्यान रखें। अब मेन क्लॉज लिखो, ही फेल्ड, ये है मेन क्लॉज। तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड क्या हो गया? मेन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4,
इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट, वर्षा हो रही थी वह बाहर गया। वर्षा हो रही थी, ही वेंट आउट, तो क्या कहोगे? क्या बनेगा? कंप्लीट मत देखिए, सिंपल सेंटेंस बनाने में तो अच्छा नहीं लग रहा है और कॉम्प्लेक्स बनाने में ही अच्छा लग रहा है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? जब वर्षा हो रही थी वह बाहर गया। इट वो क्या करें इस ही वी वेंट आउट, हम बाहर गए। वी वेंट आउट व्हेन इट वाज रेनिंग, जब वर्षा हो रही थी। या जब हम बाहर गए वर्षा हो रही थी। व्हेन वी वेंट आउट इट वाज रेनिंग, व्हेन वी वेंट आउट। दूसरा तरीका बताओ। कंपाउंड तो अच्छा नहीं लग रहा है, कंपाउंड भी नहीं बनेगा एंड, बट और सो से। अगर आप कहोगे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इट बीइंग, कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से ही बनता है। इसी से बना लो, इसी को बना लो। व्हेन इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट। वी वेंट आउट व्हेन इट वाज रेनिंग। एक ही बात है आगे पीछे। अगर इसको पहले लिखोगे वन को तो कॉमा आएगा, अगर मेन क्लॉज को पहले लिखोगे तो फिर कॉमा नहीं आएगा। तो क्या लिखें? वी वेंट आउट। अब लेकिन होगा क्या? जब वर्षा, हम वर्षा में ही बाहर गए, ये मतलब हुआ इसका। वी वेंट आउट जब वर्षा हो रही थी, वन इट वॉज रेनिंग। इसका अर्थ ये हो गया, जब वर्षा हो रही थी हम बाहर गए। क्लियर हो गया? ये क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। और सेंटेंस क्या कहलाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 5, ही मस्ट अपोलोगाइज, उसे क्षमा मांगनी चाहिए। ही विल बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जाएगा। अब दोनों को जोड़ के एक बनाओ। सिंपल सेंटेंस के चक्कर में मत पड़ो। कॉम्प्लेक्स, इसको भी छोड़ो, पहले आसानी से नहीं बन रहा। अब कंपाउंड में आओ। देखो, अब क्षमा याचना करे, ही विल बी पनिश्ड, दोनों अलग अलग बातें हैं। नहीं तो नहीं, विकल्प है। अगर क्षमा याचना नहीं करेगा तो दंडित होगा, उसको दंड अवश्य होगा। तो क्या करोगे? ही मस्ट अपोलोगाइज और अदरवाइज। चलो मैंने कहा और लिख लो, एक ही बात है। तो और ही विल बी पनिश्ड, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। क्या कहोगे? ही मस्ट अपोलोगाइज, उसे क्षमा मांगनी चाहिए, अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। ही मस्ट अपोलोगाइज और अदरवाइज। किस गाँव में क्या लिख रहा हूँ मैं? और दूसरा वाक्य उठाओ, ही विल बी पनिश्ड। ये मेन क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और ही विल बी पनिश्ड, ये भी अर्थ पूरा ही कर रहा है। ही मस्ट अपोलोगाइज तो पूरा ही अर्थ देगा। तो दो क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है। दोनों मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। नंबर 6, ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। वो थका हुआ था, उसने कार्य जारी रखा। तो क्या हुआ? जब थका हुआ था तो काम जारी नहीं रख सकता था, सो जाता, आराम करता। लेकिन वो थका हुआ था, उसने कार्य जारी रखा। तो क्या करोगे? कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और कंपाउंड भी बनेगा और सिंपल भी बनेगा। सिंपल कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेज इन अ पोजिशन, या
क्या कहें, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट से बनता है। देखो ही बीइंग टायर्ड, वर्ब हटा दी मैंने, वॉज का क्या बना दिया, बीइंग। ही बीइंग टायर्ड, थके होने से, ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कार्य जारी रखा। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, विरोधाभासी बातें हैं, सिंपल में मज़ा नहीं आ रहा है। कॉम्प्लेक्स में कंट्रास्ट, ऑल्दो, यद्यपि, ही वॉज टायर्ड, कॉमा, ही कंटिन्यूड वर्किंग, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो कंपाउंड में भी ट्राई करते हैं। जो ऑल्दो से बनेगा कंट्रास्ट होगा तो वहाँ बट से बनेगा। ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग, वो थका हुआ था परंतु उसने कार्य जारी रखा। इन दोनों वाक्यों में अगर आप कहो किसका वजन ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दैट इज मोर वेटी। तो क्या कहोगे, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, although he was tired, he continued working. उसने कार्य जारी रखा, यद्यपि वह थका हुआ था तो भी उसने कार्य जारी रखा। हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं। सही अर्थ ये हुआ कि यद्यपि वह थका हुआ था उसने कार्य जारी रखा। मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। यस 7 और सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, इट वॉज रेनिंग हैवीली वी वेंट आउट, तो वही शब्द आया। When it was raining heavily, we went out. We went out when it was raining heavily. क्लियर हो गया। समय एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जब वर्षा हो रही थी हम बाहर गए। We went out when it was raining heavily. We went out when it was raining heavily. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। मेन क्लॉज वी वेंट आउट when it was raining heavily, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया उन्होंने, एक ही सेंटेंस है। या सी स्टडीड हार्ड, उसने कठोर मेहनत की। सी पास द एग्जाम, और उसने एग्जाम पास कर लिया। एक जैसी बातें हैं। चलो ये तो सिंपल भी बन जाएगा। बाय स्टडीइंग हार्ड, कठिन मेहनत करने पर सी पास द एग्जाम। दूसरा तरीका है हैविंग स्टडीड हार्ड, कठोर मेहनत करने के उपरांत सी पास द एग्जाम, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा है। बाय स्टडीइंग हार्ड, यानी किसके द्वारा बना रहा हूँ मैं, जेरेंड के द्वारा। उसके आगे क्या लगा रहा हूँ, प्रीपोजिशन। बाय स्टडीइंग हार्ड सी पास द एग्जाम, सिंपल सेंटेंस। अब बनाते हैं कॉम्प्लेक्स में। सी स्टडीड हार्ड सी पास द एग्जाम। सी स्टडीड सो हार्ड दैट सी पास द एग्जाम, उसने इतनी मेहनत करी कि वो एग्जाम पास कर गई। दोनों एक जैसी बातें हैं ना, कठिन मेहनत करना, पास होना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने को के साथ इसका कंपाउंड भी बन जाएगा। फिर एक जैसी बातें हैं तो एंड से, सी स्टडीड हार्ड एंड सी पास द एग्जाम, उसने कठिन मेहनत की और वह परीक्षा पास कर गई। बिल्कुल सही है। अब तुम्हारे ऊपर है कि आप कैसे बनाते हो। सिंपल को तो छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में आपके पास वहाँ तो उत्तर एक ही दिया रहेगा। या तो दिया रहेगा सी स्टडीड सो हार्ड दैट सी पास द एग्जाम, उसने इतनी मेहनत करी कि वह पास हो गई,
या तो ये उत्तर होगा या होगा सी स्टडीड हार्ड एंड सी पास द एग्जाम। कंपाउंड में ये उत्तर हो गया, कॉम्प्लेक्स में मैंने बता दिया आपको। क्या आपको क्या अच्छा लग रहा है आप बताइए। आपको यही अच्छा लग रहा होगा कंपाउंड से, सी स्टडीड हार्ड एंड सी पास्ड द एग्जाम। ये मैंने आज कंपाउंड बना दिया। सी स्टडीड हार्ड मेन क्लॉज एंड सी पास द एग्जाम कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कंपाउंड। ये इस पर निर्भर नहीं है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज में निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है। 9 यू मस्ट हरी, आपको जल्दी करना है, तुरंत भागना है। यू विल मिस द ट्रेन, आपकी गाड़ी मिस हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पर विकल्प है, या तो जल्दी भागो और या गाड़ी मिस होगी। तो ऐसे सेंटेंस किससे अच्छे बनते हैं? कंपाउंड सेंटेंस से। क्या है वो शब्द विकल्प चुनने का? थर्ड नंबर का, नंबर 1 का एंड, नंबर 2 का बट, नंबर 3 का और। यू मस्ट हरी और यू विल मिस द ट्रेन, जिसका मतलब हुआ यू मस्ट हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। और लिखो या अदरवाइज लिखो, एक ही बात है। चलो मैं आज अदरवाइज लिखता हूँ। यू मस्ट हरी, ये है मेन क्लॉज, और दूसरा कंजक्शन लगाओ अदरवाइज। लो मैंने यहाँ और की जगह में क्या लिख दिया? अदरवाइज, अन्यथा। और का मतलब भी या अन्यथा ही होता है। अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। यू मस्ट हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो अन्यथा आपकी गाड़ी मिस हो जाएगी। ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। ये मेन क्लॉज और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये इस पर निर्भर नहीं है। इसका अर्थ स्वतंत्र निकल रहा है बोलने में, अर्थ आ जा रहा समझ में। ही इज रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, वो धनी है वो हैप्पी नहीं है। कैसी बात है? कंट्रास्ट, जिसको हम कहते हैं बट से बन सकता है। ही इज रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, बिल्कुल सही है। अगर ये दिया है तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर मैंने तुमसे कह दिया कि कॉम्प्लेक्स में समझाया और वहाँ आ गया बट वाला वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस आ गया, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस ये होगा ही इज रिच, ये उल्टा हो गया। या बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, ये होगा। धनी होने के ऊपर भी वो खुश नहीं है। बीइंग रिच, क्योंकि इज आया ना, इसको हम बीइंग में बदलते हैं। बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, ये हुआ सिंपल सेंटेंस। अब ये विरोधाभासी बातें हैं तो ऑल्दो से बनता है। ऑल्दो ही इज रिच कॉमा ही इज़ नॉट हैप्पी। दूसरा कंपाउंड बनता है, ही इज रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो 3 सेंटेंस आपके दिमाग में आ जाने चाहिए जब ये सेंटेंस आप करोगे। विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं है, विकल्प बाद में देखोगे। पहले दिमाग में इस टैग होगा, भाई इसका उत्तर होता है बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। दूसरा होता है ऑल्दो ही इज रिच कॉमा ही इज़ नॉट हैप्पी। तीसरा होता है ही इज रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ये 3 उत्तर आपके दिमाग में पहले रहेंगे। फिर देखो विकल्प में क्या है, ABCD। वो पहला भी दे सकता है, दूसरा भी, तीसरा। तीनों में से कोई एक ही आएगा, 2 नहीं आए होंगे। तो क्या बनाए? बनने को तो कॉम्प्लेक्स अच्छा बनता है इसका। कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? ऑल्दो, ऑल्दो यद्यपि, ही इज रिच, विरोधाभासी बातों में ये अच्छा लगता है। ये सेंटेंस धनी माना जाता है, मोर एम्फेटिक। तो ऑल्दो ही इज रिच, लेकिन इसके बाद कॉमा लगता है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट हमने पहले लिख दिया है। अब मेन क्लॉज लिखो, ही इज नॉट हैप्पी। लो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ये व्यस्त लगता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इसको न दे। और क्या है कंपाउंड में? क्या होगा? ही इज रिच
विरोधाभासी बात थी ना, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ये न देख करके अगर बट दे रखा है तो वो सही है, लेकिन ये नहीं कह सकते हमको तो ये बता रखा था, ऐसा नहीं कहोगे। और हो सकता है ये भी ना, जो बट वाला भी ना हो, ये भी ना हो, और क्या दिया हो, बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, तो फिर सिंपल सेंटेंस सही हो गया। 3 उत्तरों में से एक ही दिया रहेगा और इसके केवल 3 ही संभावित उत्तर हो सकते हैं। वो आपके मस्तिष्क में पहले ही स्ट्राइक कर जाने चाहिए विकल्प पढ़ने से पहले कि भाई इन तीनों में से एक आना चाहिए। बाकी कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है, इतना आसान है इसका सिस्टम। रूल से अगर आप पढ़ोगे ना, सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, इनके नियम क्या हैं, अरे आप कहोगे तो बच्चों का खेल है, इट इज़ ए चाइल्ड्स प्ले। चलिए, ये थे आज एनडीए और सीडीएस इंग्लिश के पेपर में सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण के सेंटेंस हम कैसे करेंगे। भले ही मैं मानता हूँ ये वहाँ ऐसे नहीं आता है, वहाँ क्या आता है, एमसीक्यू पैटर्न में आता है। एक क्वेश्चन ये दिया रहेगा, इसके 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, आपको सही विकल्प ए बी सी डी में से उसको नोट करना है। ए सही है, बी है, सी है या डी है, वो हमारे सीट में। तो आपको, मुझे लग रहा है कि अच्छा तो लगना चाहिए। मेरा जो 35 साल का अनुभव है इंग्लिश पढ़ाने का, 9th 10th और 11th 12th में, पहले हमारे मैं बता रहा हूँ आपको कि उत्तराखंड बोर्ड में तो खैर बात की बात है, यूपी बोर्ड में पहले 2 पेपर हुआ करते थे, एक इंग्लिश लिटरेचर का और इंग्लिश ग्रामर का। तो ग्रामर का पेपर पूरा कंप्लीट 50 मार्क्स का होता था और उनमें सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, तो ये सारे पोर्शन होते थे। ट्रांसलेशन बच्चे बहुत मेहनत करते थे, अब वो छूट गया है। अब आप स्ट्रक्चर और अप्रोच से आपको पढ़ाया जाता है, आप बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल लेते हो, लेकिन लिखने में ग्रामेटिकल चूक जो है आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और अभी 12 को जो एग्ज़ाम है, आप सब जानते हैं कि सीडीएस में तो केवल 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है, जबकि एनडीए में 200 मार्क्स की है। तो इस बीच में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय सिंथेसिस का दे दूं। जो बच्चे अभी एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, दे आर आवर फ्यूचर ऑफिसर। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। भाई दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है अपीयरेंस, और दूसरा प्रोनाउंसिएशन मेरा, और तीसरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, मेथड है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो रहा है आप पर, आप वो बातें ज़रूर लिखिए, निसंकोच लिखिएगा। और यदि आपको ठीक लग रहा है तो आप लाइक भी कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी करिए, और हो सकता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।